नमस्कार। भूगोल विषय के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है भारत में उद्योग। तो हम अपने इस सेशन में उद्योग यानी इंडस्ट्री से संबंधित सारी बात करेंगे। तो आइए सीधे लेक्चर पे चलते हैं। तो हम जानते हैं भारत में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में आपकी कृषि से संबंधित गतिविधियां आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आता है। इसी में आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग जो भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग और जो बड़े बड़े उद्योग हैं ये द्वितीयक फील्ड में आएंगे, द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। और तृतीयक क्षेत्र में आपकी सेवा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से आप देखेंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और इसके अलावा जो सेवा क्षेत्र होते हैं, सर्विस सेक्टर होता है, सर्विस से संबंधित चीजें, तो ये सब आती हैं। तो कुल मिला के हम आज द्वितीयक क्षेत्र की बात करने वाले हैं। अपने सेशन में पहले ही क्लियर कर लेते हैं। और इसका हालांकि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इनके योगदान में अंतर है, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र का हमारे देश में सबसे ज्यादा योगदान पाया जाता है, तो इसलिए क्षेत्रक ही हमारे देश का सबसे प्रमुख क्षेत्रक है। लेकिन प्राथमिक द्वितीयक की भी अपनी भूमिका और महत्वपूर्ण भी है। तो आइए सबसे पहले हम उद्योग में बात कर लेते हैं लौह एवं इस्पात उद्योग की, जो हमारे देश का या फिर किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग होता है। अगर किसी देश में लौह इस्पात उद्योग नहीं है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उस देश में शायद उस देश में जो विकास है, वहां का जो वास्तविक विकास है, इंफ्रा है, उसका डेवलपमेंट संभव नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे अफ्रीका महाद्वीप में लौह उद्योग की अनुपस्थिति के कारण ही वहां पे आप देखते हैं कि आज भी पिछड़ा हुआ है, तो विकास नहीं हो पाया। तो इसलिए लौह उद्योग होना प्रमुख शर्त है और किसी भी देश के विकास के लिए, मतलब पूरक होता है एक तरीके से विकास का लौह इस्पात उद्योग। तो यह आधारभूत उद्योग है। भारत में अगर बात की जाए लौह इस्पात उद्योग के बारे में, तो आइए सीधे शुरू करते हैं एक लाइन से। तो इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास 1830 में पोर्टो नोवो यानी तमिलनाडु के पास किया गया था। यह कारखाना कुछ समय के बाद असफल हो गया। तो ये पहला कारखाना था भारत में। ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। इसके बाद भारत में 1875 में, 1830 के बाद भारत में 1875 में प्रथम बार बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कुल्टी, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ेगा कुल्टी, ठीक है। कुल्टी में यहाँ पे पहली बार एक कंपनी का बनाया गया और इसमें लोहे का उत्पादन शुरू हुआ। आप जानते हैं लोहा अयस्क के फॉर्म में प्राप्त होता है। इसके बाद में इसको लोहे के फॉर्म में हमें लाना पड़ता है। लोहे का उत्पादन किया गया था, ठीक है। अयस्क के माध्यम से ये प्राप्त किया जाता है लोहा। तो इसके बाद भारत में टाटा आयरन, इसको टिस्को कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में टिस्को, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, इसको हम शॉर्ट में टिस्को कह देते हैं, संक्षेप में टिस्को कह देते हैं। इसके द्वारा 1907 में, हमने इतिहास में भी फैक्ट पढ़ा हुआ था, 1907 में जो सांची है, जमशेदपुर है, यहाँ पे एक नए कारखाने की स्थापना की थी टिस्को ने। ये हम जानते हैं, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें 1908 में कच्चा लोहा और 1911 में इस्पात बनाना शुरू हुआ था। इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया था। आप आगे चल के देखेंगे, हमने प्रथम विश्व युद्ध में बात की थी कि यही एक वो कंपनी थी जिसने अंग्रेजों को बहुत सहायता प्रदान की थी इस्पात के मामले में। अंग्रेजों को इस्पात दिया था और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी इस कंपनी ने। तो अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ था टिस्को से, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों ने भी भारत में कुछ इस तरीके के प्रयास किए थे। तो ये महत्वपूर्ण डेटा था, ठीक है। अगर हम स्टील की ही बात कर लें तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा एक डेटा जारी किया जाता है, वर्ल्ड स्टील इन फिगर्स 2021 की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार 2020 में टाटा स्टील समूह विश्व की 12वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। खैर ये फैक्ट आप बहुत ज्यादा आपके लिए काम नहीं ऐसे पूछेगा, लेकिन आपको एक आइडिया के लिए जरूरी है कि आखिर भारत में हम स्टील के मामले में स्टैंड कहाँ करते हैं। तो ये मान लीजिए जापान
जापान के बाद भारत। और कभी कभी ये आंकड़ा बदलता रहता है, कभी भारत प्रथम होता है तो कभी जापान प्रथम होता है स्टील के उत्पादन के मामले में। तो ये आप याद रखिएगा, भारत स्टील उत्पादन के मामले में बहुत आगे है। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। एक अन्य कंपनी का नाम है विश्वबरैया आयरन स्टील लिमिटेड। ये क्या है? ये कंपनी जो है 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थापित की गई थी। इसमें कच्चा लोहा बाबा बुदन की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। हमने जब बात की थी, हम आयरन की बात कर रहे थे, खनिजों की बात करें तो हमने बात की थी ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियां, इससे लोहा प्राप्त होता है। तो यहाँ इसे लौह एश की प्राप्ति होती थी और इसके बाद ये यहाँ भी लोहे का उत्पादन किया गया। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की बात कर लीजिए जो लोहे संबंधित है, जो आपके लिए सीधे काम के हैं। तो पहला है बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, जो 1870 में स्थापना हुई थी, हम बात कर चुके हैं। 1875 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में। टिस्को की हम बात कर चुके हैं 1907 में। इसके अलावा एक और बात करनी है हमें, राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 में खोला गया, राउरकेला उड़ीसा में। आप वैसे भी जानते हैं उड़ीसा में लोहे की काफी प्राप्ति होती है, बहुत उत्पादन होता है। भिलाई इस्पात कारखाना, ये 1959 में भिलाई छत्तीसगढ़ में खोला गया था। इसके अलावा दुर्गापुर हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर 1959 में ही खोला गया था। तो तीनों कारखाने ये 1959 में खोले गए थे। ठीक है, दुर्गापुर भी। इसके अलावा बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा, ये बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सलेम इस्पात कारखाना तमिलनाडु का हो जाएगा। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना ये हो जाएगा विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। और जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड ये कर्नाटक में हो जाएगा, हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ये आप भारत की महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा भारत में कुछ सीमेंट उद्योग भी महत्वपूर्ण है, आइए इनकी भी बात कर लेते हैं। ये भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इंडस्ट्री सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं और भारत सीमेंट के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीमेंट उद्योग तो सर्वाधिक विश्व के सर्वाधिक उन्नत उद्योगों में भारत का सीमेंट उद्योग विश्व के सर्वाधिक उन्नत उद्योगों में से एक है। इसमें आप देखेंगे भारत में पहली बार सीमेंट की जो शुरुआत हुई थी समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में 1904 में की गई थी। समुद्र की सीपियों का उपयोग करके शुरुआत की गई थी। फिर इसके बाद में 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना हुई और यहाँ पर पहली बार चूना पत्थर का उपयोग करके यहाँ पे सीमेंट उद्योग शुरुआत करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग में कच्चा माल क्या होता है? इसमें कच्चे माल के रूप में कोयला, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जो सीमेंट उद्योग होता है। और भारत में जो विंध्य शैलें इनमें सीमेंट बनाने के लिए, विंध्य शैलों में सीमेंट बनाने निर्माण योग्य सबसे अच्छा चूना पत्थर उपलब्ध होता है। तो इसलिए आप देखेंगे, जो ये मध्य प्रदेश का आप क्षेत्र देखेंगे ना, मध्य प्रदेश का आप क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा जो कटनी है, जो मैहर है, सतना है और अमानगंज है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सीमेंट प्लांट आपको दिखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पे सिंगरौली तक दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस चूना पत्थर की बहुत ज्यादा उत्पादकता है, तो चूना पत्थर यहाँ पे प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बिरला सीमेंट प्लांट मिल जाएगा, एसीसी का सीमेंट प्लांट यहाँ पे मिलेगा आपको, और भी अन्य सीमेंट प्लांट आपको मिलेंगे। तो इसलिए मध्य प्रदेश में सीमेंट प्लांट काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर भारत में की जाए तो पूरे भारत में विस्तारित है सीमेंट प्लांट और बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है हमारे यहाँ का। आप देखेंगे राजस्थान के सवाई माधोपुर में और सीकर आदि में सीमेंट उद्योग विकसित किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, चुनार में और भी अन्य स्थानों पर, दादरी, गौतम बुद्ध नगर में, इसके अलावा चुर के डाला में सीमेंट उद्योग स्थापित है। तो इस तरीके से सीमेंट उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है भारत का। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत का एक अन्य उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम उद्योगों की बात ही कर रहे हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग, तो सबसे पहले प्रश्न है कि सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले भारत में 1818 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला
सूती वस्त्र का कारखाना शुरू किया गया था, परंतु हालांकि ये सफल नहीं रहा। इसके बाद में 1854 में भारत में मुंबई में सर्वप्रथम जो कवास जी नाना भाई डाबर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मिल की, सूती वस्त्र मिल की शुरुआत की गई थी नाना भाई डाबर जी के द्वारा। तो ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, ये सूती वस्त्र की मिल है 1854 में। ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा भी था, ये वाला फैक्ट है, ये एग्जाम में भी बन चुका है, तो ये याद रखिएगा। तो जो कुछ सूती वस्त्र उद्योग होता है ये पूरे देश में लगभग फैला हुआ है और हर जगह इसका विस्तार है लगभग। तो ये आप याद रखिएगा, तो ये काम आएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा एक उर्वरक संयंत्र की बात कर लेते हैं। उर्वरक संयंत्र ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जानते हैं हम कृषि अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। तो जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र है, ये 1951 में बिहार में शुरू किया गया था। अब झारखंड ये हो गया है, तो हम झारखंड ही लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, झारखंड में शुरू किया गया था। ये सिंदरी जिले में स्थापित किया गया था। इसके बाद ये जो उर्वरक उद्योग है नांगल पंजाब में स्थापित हुए। इसके बाद अन्य स्थानों में स्थापित हुए, जिसमें आप देखेंगे फूलपुर में उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में भारत का सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना। इस तरीके से गुना में इंदिरा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। 1967 में इफ्को की स्थापना हुई थी। इफ्को क्या है? इफ्को क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इफ्को की स्थापना की गई थी। हाल ही में इसने एक नैनो यूरिया भी लॉन्च किया था, इफ्को ने, नैनो यूरिया। ठीक है, तो इफ्को की स्थापना 1967 में हुई थी और इसकी फूलपुर इकाई का शिलान्यास इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो ये सब महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो अभी फूलपुर यूनिट में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, फूलपुर यूनिट, क्योंकि इसमें तात्काल में अमोनिया और यूरिया निर्माण परस्पर शामिल है। ये दोनों ही निर्माण चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इफ्को की कुछ और भी इकाइयां हैं, जो कांडला में है, कलोल गुजरात में है, आंवला उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से ये भी कुछ इसकी इकाइयां हैं। एक पेट्रो रसायन उद्योग की बात कर लेते हैं। तो इसका कारखाना जामनगर में है, सबसे बड़ा जामनगर में है। इसके अलावा हल्दिया पश्चिम बंगाल, ये भी पेट्रो रसायन के लिए महत्वपूर्ण है, हमने बात भी की थी। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के विशाल भंडार हैं और यहाँ पे साथ में इनके लिए परिशुद्ध शालाएं भी हैं, यानी यहाँ पे परिशोधन का कार्य होता है, ये भी हमने बात की थी। ठीक है, चलिए, तो ये सब याद रखिएगा। हस्तशिल्प की कुछ बात कर लेते हैं, हथकरघा उद्योग की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है ये उद्योग। तो हमारे यहाँ पे लगभग एक डेटा पूछा गया था एग्जाम में, तो 1.87 मिलियन हस्तशिल्प उद्योग है, हस्तशिल्प कारखाने हमारे देश में। मतलब छोटी छोटी हथकरघा होती हैं, तो ये बहुत ज्यादा है हमारे देश में। और भारी इंजीनियरिंग उद्योग भी एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है हमारे देश का, भारी इंजीनियरिंग उद्योग। इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो 1958 में सबसे पहले हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची की स्थापना हुई थी। इसके बाद डीजल लोकोमोटिव बस बनारस में इसी के अंतर्गत आएगा। कुछ और ही महत्वपूर्ण बात करनी है महारत्न और नवरत्न कंपनियों की। हम जानते हैं वर्तमान में, क्योंकि ये जो महारत्न कंपनियां हैं देश की मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा बूस्ट प्रदान करती हैं। देश में 12 महारत्न कंपनी है, जिसमें भेल हो जाएगी, आरईसी हो जाएगी, और भी अन्य कंपनियां। और नवरत्न कंपनियों की अगर हम बात करें तो कितनी है? तो 13 नवरत्न कंपनी है। जो सबसे नई नवरत्न कंपनी है ये RVNL। ठीक है, ये रेलवे के डिब्बे वगैरह बनाने का काम करती है। जो 12वीं महारत्न कंपनी है REC, यानी ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। एक तरीके से फाइनेंस प्रदान करती है जो विद्युतीकरण की योजनाएं होती हैं ग्रामीण स्तर पर। तो ये दोनों ही आप फैक्ट याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूछ लेगा एग्जाम में कि सीधे सीधे कितनी नवरत्न कंपनियां भारत में। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे आप सारे फैक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। हम कुछ औद्योगिक प्रदेशों की बात कर लें भारत के। तो भारत में आप औद्योगिक प्रदेश देखेंगे तो बहुत ज्यादा बटे हुए हैं, जिसमें से हम देखते हैं आपको मध्य प्रदेश में देखेंगे तो धार हो जाएगा। कुछ औद्योगिक प्रदेश देखेंगे हम तो मध्य प्रदेश में पीथमपुर हो जाएगा। पीथमपुर क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ छोटे बड़े उद्योग हैं बहुत सारे, और वाहन उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनियां यहाँ पे वाहन उद्योग होता है, यानी इसको ऑटोमोबाइल हब के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये पीथमपुर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और बड़ा औद्योगिक प्रदेश है जो है आपका शिवकाशी। इसको अगर ऐसे हम करें, भारत के मदुरई, कोयम्बटूर और बेंगलुरु में शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र है। ये एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो तमिलनाडु में अवस्थित है। ये आतिशबाजी उद्योग के लिए जाना जाता है, आतिशबाजी माचिस उद्योग के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा प्रिंटिंग के लिए भी ये जाना जाता है, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा एटलस साइकिल का उद्योग, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो जो एटलस साइकिल के लिए उद्योग है, एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड, ये सोनीपत हरियाणा में स्थित है। कहां पे है? सोनीपत। ठीक है, इसके अलावा हिंदुस्तान मशीन टूल्स एक महत्वपूर्ण उद्योग है। मशीन टूल्स ये बेंगलुरु का एक सार्वजनिक उद्योग है, बेंगलुरु का एक सार्वजनिक उद्योग है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। इसके अलावा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी एक पीएसयू है और इसकी कई सारी इकाइयां हैं झारखंड में, तेलंगाना में, तलचर में। तो इस तरीके से ये भी हम देख लें, ये एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं पहले ही। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अब इसके आगे कुछ और मुद्दों पर। सर्विस उद्योग यानी सर्विस इंडस्ट्री, ये तृतीय क्षेत्र का भाग है, ये तृतीय क्षेत्र का भाग है, तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में इसका बहुत ज्यादा योगदान है। अगर बात की जाए तो भारत में ये एक बहुत बड़े जीवीए में बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम वैसे ही बात करें नॉर्मल, तो हम देखेंगे आमतौर पर, हालांकि डेटा बदलता रहता है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत में 56% या 50% से ज्यादा मान लेते हैं, 56% तो सर्विस सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र। भारत में 18% के लगभग कृषि क्षेत्र का योगदान है। इसको हम ऐसे मान लें प्राथमिक क्षेत्र का भाग है ना कृषि। और इसके अलावा द्वितीयक जो क्षेत्र है, इसका योगदान है भारत में 26% का। तो ये लगभग एक आंकड़ा है आपको ये समझने के लिए कि आखिर भारत में कौन सी चीज ज्यादा अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। तो यह बनाता है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का ही भाग है। सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें, आईटी सेक्टर आता है। आईटी सेक्टर में क्या आता है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलपमेंट आता है, और भी चीजें आती हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन आता है, बीपीओ आता है, बैंकिंग आता है, फाइनेंस आता है, हेल्थ केयर की आती है, टूरिज्म यानी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है घूमने फिरने की वो आती है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री आती है। आजकल तो हॉस्पिटल टूरिज्म भी शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे सर्विस इंडस्ट्री भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है और ये भारत की एक लगभग बड़ी अर्थव्यवस्था को संभालती है। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हम देखते हैं तो हम इसमें देखेंगे खाद्यान्न का उत्पादन। इसके अलावा एक एक्ट भी आया था 2013 का, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का। इसके माध्यम से देश में जो गरीब तबके हैं इनके लिए फूड सिक्योरिटी गारंटी दी गई थी, यानी इनको खाद्य प्रदान किया जाएगा, इसकी गारंटी दी गई थी। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
क्या होता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग? जो नॉर्मल खाद्य होता है, नॉर्मल फसलें होती हैं, इसको किसी प्रसंस्करण, किसी खाद्य में बना देना। जैसे हम पैकेट फूड देखते हैं बहुत सारा, आप देखेंगे तो 1 किलो गेहूं की कीमत हर राज्य में अलग अलग होती है। अगर हम इसकी 25 रुपए मान लें, फिर भी जब 1 किलो गेहूं से कुछ खाद्य बनाया जाएगा, जो पैकेट बंद फूड बनाया जाएगा, तो उसमें बहुत सारा फूड बन जाता है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री का काम क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण का, जो आम खाद्य की चीजें हैं उनको प्रसंस्कृत करके, मतलब जो प्रयोग योग्य खाद्य या फिर रेडीमेड फूड के माध्यम में बदल देना, इसको खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे गेहूं लिया, आम गेहूं से हमने बिस्किट बना दिया। जो ये गेहूं 10 रुपए का था, ये बिस्किट बनने के बाद तो 20 रुपए का बिकेगा ना। तो यही था कि 10 रुपए का गेहूं मतलब हमने लगाया, तो ये बिस्किट में कम से कम 20 या 30 रुपए में जाएगा। तो इसको बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण। हालांकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज और भी बहुत सारी बियर हाउस, इन सब की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है और भारत में काफी अच्छे स्तर तक सहायता करता है। इसके अलावा हम देखते हैं भारत में चाय कॉफी का उत्पादन होता है। इसके अलावा आप देखेंगे भारत में कुछ ऐसी बहुत सारी फसलें भी हैं। जैसे हम जानते हैं दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग भी प्राप्त हुआ था। इसके अलावा कांगड़ा चाय, इसको हाल फिलहाल 2023 में यूरोपियन जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा जीआई टैग भी मिला था इसको, इस बार इसको यूरोपियन जीआई टैग मिला हुआ है। कांगड़ा की चाय को अंग्रेजों ने ही शुरुआत की थी इसकी। तो भारत में ये सब फसलें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कॉफी का उत्पादन होता है भारत में। इसके अलावा कुछ देसी फसलें यहाँ की होती है, जैसे आम होता है। आप देखेंगे अल्फांसो आम महाराष्ट्र का, ये सब फसलें। इसके अलावा बनारस का पान का पत्ता और भी बहुत सारी चीजें, शाही लीची, और तो ये सब, जर्दालू आम बिहार का। तो ये सब फसलें भारत में क्या करती हैं? इनका भारत निर्यात करता है। इस तरीके से कुल मिला के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी बूस्ट प्राप्त होता है। तो सिर्फ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का आप अगर सोचेंगे, कहाँ से एग्रीकल्चर से पैसा प्राप्त होगा? गेहूं उगाया, इसके बाद में एक बोरी गेहूं की कीमत इतनी लगा दी और प्राप्त हो गया। नहीं, इतना छोटा दायरा नहीं है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा दायरा है। आप इसमें से प्रसंस्करण के द्वारा, आपके पास रास्ता प्रसंस्करण है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को आप भेजिए। इसके अलावा कुछ खास फसलें होती हैं, जैसे जीआई टैग जिनको मिल जाता है, उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत बढ़ जाती है, तो ये भी बहुत अच्छा रास्ता होता है। इसके अलावा आप कुछ अन्य तरीके से, जैसे आप बिना रसायन जैविक खाद के माध्यम से फसल उगा के आप आधुनिक क्षेत्र में, जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके माध्यम से भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। आइए कुछ और बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम जानते हैं भारत सड़क, रेलवे और जो जो आकाश के माध्यम से परिगमन होता है, इसमें काफी आगे है। इसके अलावा कुछ नेशनल वाटरवेज की शुरुआत की है हमने, जिसमें से नेशनल वाटरवेज 1 आपका प्रयागराज से हल्दिया के बीच में चला जाएगा। दूसरा नेशनल वाटरवेज 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो भारत में नेशनल वाटरवेज की शुरुआत हो चुकी है। इससे क्या फायदा होता है? इससे जो लागत होती है परिवहन की, ये बहुत कम हो जाती है। अगर पानी के माध्यम से जो लॉजिस्टिक होता है, लॉजिस्टिक यानी किसी चीज को परिवहन में शामिल किया, किसी चीज को भेजा जाता है इधर से उधर, तो इसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रा भारत का काफी डेवलप हो चुका है। हम जानते हैं वह सड़क के मामले में लगातार नए आयाम बना रहा है, और इसमें श्री नितिन गडकरी जी लगातार सड़क मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं, और ये लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं सड़क के मामले में। भारत आप देखेंगे तो लगातार जो टॉप मोस्ट देश हैं उनमें अपनी जगह बना चुका है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत में लगातार परियोजनाएं बन रही, जिनमें स्वर्णिम चतुर्भुज, भारतमाला परियोजना, इन सब के माध्यम से भारत
परिवहन के मामले में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एनर्जी इंफ्रा। एनर्जी इंफ्रा के मामले में हम देखेंगे भारत में कई तरीके से काम हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे ताप विद्युत परियोजनाएं। ताप विद्युत का मतलब होता है ऐसी परियोजनाएं जो कोयला हाइड्रोकार्बन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, नेचुरल गैस आ जाएगी। तो इनके माध्यम से जो प्लांट चलते हैं उनको ताप विद्युत परियोजना कहा जाता है। कुछ होते हैं नवीकरणीय से चलने वाली परियोजनाएं। इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा छोटी हाइड्रो परियोजनाएं आ जाएंगी, मतलब पानी से जो बिजली बनती है उसमें छोटी परियोजनाएं। हम पहले ही बात कर चुके हैं इसकी। सोलर परियोजना आ जाएंगी, आप जानते हैं कल तैरते सोलर प्लांट बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा पवन ऊर्जा भारत में बड़ी स्तर पर बनाई जा रही है। बायोमास, इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा। तो इन सब के माध्यम से भारत में लगातार विकास हो रहा है एनर्जी इंफ्रा का। तो ये आपके लिए डेटा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नवेली ताप विद्युत संयंत्र तमिलनाडु, इसके अलावा हो जाएगा उकाई ताप विद्युत परियोजना। ये महत्वपूर्ण ताप विद्युत परियोजना है गुजरात की, ये गुजरात की परियोजना है। इसके अलावा हो जाएगा पतरातू ताप विद्युत केंद्र, ये झारखंड हो जाएगा। तो पेंच ताप विद्युत केंद्र सतपुड़ा हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा डाभोल ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ये डाभोल ताप विद्युत केंद्र महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा उत्तरन ताप विद्युत केंद्र गुजरात हो जाएगा। इसके अलावा रायचूर हो जाएगा कर्नाटक का। इसके अलावा बेनकबुरी गुजरात आदि ये परियोजनाएं जो है ये महत्वपूर्ण ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। इनके बारे में आप याद रखेंगे। इसके अलावा हम एक डेटा के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा सा पुराना डेटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसमें ये देखेंगे आखिर भारत में जो एनर्जी आती है ये इसका मुख्य सेक्टर कौन कौन से होते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे देश में तापीय ऊर्जा कितनी है, हमारे देश में नवीकरणीय ऊर्जा कितनी है, इन सब के बारे में बात करते हैं। आइए, तो भारत में लगभग एक आंकड़ा हम दे रहे हैं जिसमें आप देख लीजिएगा तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। तापीय ऊर्जा मतलब कोयले या हाइड्रोकार्बन से ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा भारत में लगभग 59% के आसपास या 2/3 भाग भारत में तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। ऐसे में वही बात आती है कि हम कोयले का उपयोग बंद नहीं कर सकते। हालांकि भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक हमको हरित हाइड्रोजन में शिफ्ट होना है, लेकिन अभी भी हमारी कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। ठीक है, इसलिए हम नहीं इसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो तापीय ऊर्जा में अगर हम देखें तो कोयला, अगर इसमें तापीय ऊर्जा काफी सारी चीजें होती हैं, तो इसमें कोयला की अगर हम बात करें तो कोयला से सबसे ज्यादा 51% के आसपास बिजली उत्पादित होती है। ठीक है, 51%। इसके अलावा गैस, नेचुरल गैस वगैरह, इनसे 6% बिजली उत्पादित होती है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा चीजें। इसके अलावा डीजल प्लांट भी हमारे देश में, इनसे 0.1% योगदान देते हैं ये तापीय बिजली उत्पादन में। इस तरीके से आप देखेंगे। इसके अलावा लिग्नाइट ये योगदान देते हैं 1.67%। इस तरीके से तापीय ऊर्जा उत्पादित होती है। और अगर अलग अलग और अन्य स्रोतों की बात करें हम तो इसमें हम देखेंगे जल विद्युत का योगदान। जल विद्युत 11% योगदान देती है, 11% के आसपास जल विद्युत। परमाणु प्लांट है हमारे देश में, तो ये 1.7% योगदान देते हैं हमारे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं में। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें गैर पारंपरिक विद्युत जो होती है, ये आपका 26% योगदान देती है। गैर पारंपरिक या फिर अन्य जो स्रोत होते हैं भारत में, इनकी बात कर रहे हैं हम। जो नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा शामिल हो जाती है, ये 26% योगदान देती है। इस तरीके से आप देखेंगे भारत में जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं, ऊर्जा इंफ्रा है, एनर्जी इंफ्रा भारत में योगदान देता है।
तो ये आप योगदान याद रखिएगा। इससे क्या फायदा होगा आपको, इससे ये पता चलेगा कि भारत में सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से उत्पादित होती है। आपके लिए डेटा महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने परसेंट है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए कि भारत में अब भी जो ऊर्जा बन रही है ये अधिकतर ऊर्जा हाइड्रोकार्बन से बन रही है, यानी कोयला से बन रही है। तो कोयला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी जरूरतों के हिसाब से। आपसे हमने पहली बात की, बात में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमने उड़ीसा छत्तीसगढ़ की बात की थी, कुछ अन्य स्थानों की बात की थी। तो ये सब आप चर्चा याद रखेंगे। आइए आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन इंफ्रा के बारे में। तो हम जाते हैं भारत में बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जिसमें BSNL एक सरकारी कंपनी है, MTNL एक कंपनी है, महाराष्ट्र की कंपनी है, ये महाराष्ट्र में कार्य करती है। तो इस तरीके से ये कुछ कंपनियां हैं। इसके अलावा भारत में कुछ प्राइवेट पार्टनर भी है, प्राइवेट प्लेयर भी, जिसमें जियो हो जाएगा, एयरटेल हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसके अलावा भारत में इंटरनेट की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं अभी 4G इंटरनेट, 4G इंटरनेट हमारे देश में काफी चर्चा का विषय बना हुआ, काफी अभी हम यूज भी कर रहे हैं इसको। हालांकि भारत ने 5G के बारे में लॉन्च किया है, 5G से संबंधित मिशन लॉन्च किया है। इसके लिए कार्य भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, इसका कार्यालय भारत में ओपन हो चुका है, भारत में खुल चुका है। ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है टेलीकॉम से संबंधित, इसका कार्यालय भारत में खुल चुका है। ऐसे में इसी के साथ ही 5G से संबंधित भारत में जो कार्य प्रणाली है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। चलिए, तो ये सब याद रखेंगे चीजें। आगे बात करते हैं अर्बन इंफ्रा। अर्बन इंफ्रा की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं इसमें जो शहरीकरण है, शहरीकरण की तमाम समस्याएं हैं, शहरीकरण की तमाम फायदे भी हैं, इसमें समस्याएं भी। जिसमें समस्याओं की ज्यादा हम बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और ये वाटर सप्लाई, ये सब मुख्य समस्याएं हमारे देश की जो अर्बन इंफ्रा की है। और इसके अलावा जो शहरी वार्ड है, आजकल ये भी बहुत ज्यादा परेशानी का विषय है वर्तमान भारत में। तो ये सब चीजें याद रखेंगे आप। तो आज के इस सेशन को हम अपने इस लेक्चर को इसी के साथ समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अन्य सेशन में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।